आज स्टीयरिंग कमेटी जो एजुकेशन की हमारी सूबा सिंध में है, उसका इजलास हमने पहले से तय किया हुआ था। जब पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो जो हालिया तालीमी साल है 2021-22 और 22-23 उसके हवाले से एक पूरा प्लान हमें बना कर दें, जिस पर अमल करके हम जो तालीमी सिलसिला है उसको आगे बढ़ा सकें। तो आज जो सिफारिशात थी कमेटी की, उसमें जो बुनियादी चीज़ थी वो ये है कि जो मैंने आपको पिछली मरतबा भी बताया कि हमने जो सिलेबस था उसको 40% कम किया और 60% सिलेबस हमने रखा था कि इस तालीमी साल में वो बच्चे पढ़ लें। लेकिन जब ये फ़ैसला हुआ तो उसके बाद बीच में मज़ीद स्कूल बंद हो गए तकरीबन 2 महीने के लिए। तो जो 60% सिलेबस था उसको मुकम्मल कराना भी, जो पिछला हमारा एकेडमिक प्लान था उसमें वो मुश्किल हो गया। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ये बात तय है कि इस साल बग़ैर इम्तिहानात के बच्चों को हमने प्रमोट नहीं करना। जब ये चीज़ सामने आई कि जब इम्तिहानात भी लेने हैं और 60% जो सिलेबस है जो कंडेंस करने के बाद बचा है वो भी पूरा नहीं हो रहा, तो उसको कैसे पूरा करवाया जा सके। जो कमेटी हमने बनाई, उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं उसमें जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के, जो आम तौर पे मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में हुआ करते थे, उसको हमने आगे किया है। और वो इम्तिहानात अब 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के एग्ज़ाम्स। जो रिज़ल्ट्स है 9वीं और 10वीं के बच्चों के, वो 15 सितंबर को अनाउंस कर दिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 सितंबर। जो 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात हैं जो अप्रैल में होने थे, उनको आगे कर दिया गया है और अब 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे, 16 अगस्त तक वो जारी रहेंगे और 15 अक्टूबर को 11वीं और 12वीं के जो नताइज हैं उनका ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे उनमें थोड़ा सा तरीक़ेकार तब्दील किया गया कि प्रैक्टिकल्स अब स्कूलों और कॉलेजेस में ही होंगे और जून के महीने में होंगे, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो असेसमेंट उनकी होगी, वो स्कूल और कॉलेजेस बोर्ड्स को खुद भेजेंगे कि हमने प्रैक्टिकल्स लिए हैं बच्चों के और उनके ये नंबर उसके अंदर आए हैं। जो भी नंबर्स उनके होंगे वो कन्वे कर देंगे। जो छोटी जमातें हैं नर्सरी से लेके 8वीं जमात तक, उनके इम्तिहानात 7 जून से शुरू होंगे और उनके नताइज 26 जून को अनाउंस कर दिए जाएंगे। ये तो मैंने आपको डेट्स बताई हैं। अच्छा, एक और तब्दीली भी की गई है कि जो एग्ज़ाम्स हम लेते थे 3 घंटे का जो पर्चा हुआ करता था, और उस 3 घंटे के पर्चे में अब तक जो पेपर्स होते रहे उसमें तरीक़ाकार क्या था कि 3 हिस्सों में वो पेपर हुआ करता था, जिसमें 20% MCQs हुआ करते थे, 40% शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे और 40% लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते थे। उसको तब्दील करने की सिफारिश की इस कमेटी ने कि ये पेपर 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का कर लिया जाए और
उस पेपर में जो MCQs थे उसको 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाए और 50% कर दिया जाए। जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे 40% उसको हम 30% कर दें और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे 40% उसको हम 20% कर दें। तो जो स्ट्रक्चर होता था पेपर का उसको भी बच्चों की सहूलत के लिए आसान कर दिया गया है ताकि वो 2 घंटे के अंदर अंदर उसको मुकम्मल कर सकें। तो ये एक बड़ी चेंज है जो हम कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये होगी कि अल्लाह ताला करम करे कि मज़ीद कोविड के केसेस की वजह से स्कूल अगर बंद नहीं होते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये जो प्लान मैंने आपके सामने अनाउंस किया है इस पर अमल होगा और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी कॉलेज की जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी अनाउंस कर देगा, जारी कर देगा और स्कूल साइड का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी इसको जारी कर देगा। हमने जो यूनिवर्सिटीज़ का डिपार्टमेंट है उनसे भी बात की है और उनको हम इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं और जो फ़ैसले हैं उसकी रोशनी में ये कन्वे करेंगे कि 15 अक्टूबर जो तारीख़ रखी गई है इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान की, उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अपने दाखिले शुरू नहीं करेगा ताकि जो ताख़ीर हो रही है इम्तिहानात में और फिर जो ताख़ीर हो रही है नताइज के आने में उन बच्चों को इन दाखिलों में अपेयर होने का जो है वो हक मिल सके और वो इसमें आगे बढ़ सके। तो ये बुनियादी तौर पर फ़ैसले थे। उसके अलावा एक और चीज़ है जो यकीनन आप पूछेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कराची में कुछ कॉलेजेस में कोविड के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आपके इल्म में होगा कि जब गुज़िश्ता दफ़ा भी तालीमी इदारे खोले गए थे तो हमने इन तालीमी इदारों में कोविड के जो टेस्ट हैं उनको शुरू करवाया था और उस दौरान भी जहाँ जहाँ केसेस आते थे हम उन तालीमी इदारों को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया करते थे। अभी जो कल तक का जो डेटा मेरे पास मौजूद है, जो कॉलेजेस का मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई 13,709 हमने टेस्ट करवाए हैं कॉलेजेस में और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 233 हैं। जो रेशो बनता है वो 1.7% है और अभी जो नताइज आने हैं 1506 टेस्ट ऐसे हैं जिनका अभी रिज़ल्ट आना है। इसमें अफवा कॉलेज का शामिल नहीं है जो लेट नाइट आया है और उस कॉलेज को हमने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया पहले भी जो कॉलेज हमने बंद किए थे वो कोई 13 कॉलेज ऐसे थे जो हम पहले बंद कर चुके थे पिछली दफ़ा जब ये तालीमी इदारे खुले थे और अभी भी हमने बल्कि 14 कॉलेजेस थे जो हमने बंद किए थे। अभी भी 2 कॉलेजेस कराची के बंद हैं जिसमें केसेस थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट हुए और हमने मज़ीद टेस्ट जो है वो करवाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी तरह जो स्कूल साइड पे हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पर अभी तक 9,124 जो सैंपल्स थे वो लिए गए हैं जिसमें 5,587 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इसमें 331 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ये नंबर थोड़ा सा कॉलेज के मुकाबले में ज़्यादा है। ये तकरीबन 5.5% के करीब जो है वो पॉजिटिव रेट बनता है, रेशो बनता है और 3,206 रिपोर्ट्स पर अभी 5,000 में कितने कुछ बताया है सर? 5,587 में 331 पॉजिटिव जो तकरीबन 5.5% जो है वो बनता है और मज़ीद इसमें 3,200 रिज़ल्ट अभी आने हैं। तो जो कुछ केसेस आ गए आगे जो आपके सामने कॉलेजेस थे जिनको बंद करना पड़ गया, तो मैं सिर्फ रियाज़ कर दूं कि ये कोई अचानक से कोई चीज़ नहीं हो गई। ये
रूटीन में जब हम टेस्ट करवाते हैं तो कुछ तालीमी इदारों में जब केसेस ज़्यादा आ जाएं तो हम उनको 2 हफ्तों के लिए बंद कर देते हैं। तो इन कॉलेजेस को भी हमने 2 को बंद कर दिया है फ़िलहाल। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। कोई सवाल अब आपका हो तो मैं। अच्छा सर, ये आप जो असातिज़ा भर्ती करने जा रहे हैं उसमें कोई तब्दीली हुई है क्या? NTS से टेस्ट करवा रहे हैं कि या IB से करा रहे हैं? नहीं, अवाम पैदा हो गया है? कोई तब्दीली नहीं है। ये गलत थोड़ा सा कहीं रिपोर्ट हो गया है। हमने IBA सक्खर से MOU भी साइन कर लिया है और काफ़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो टेस्ट होगा, वो IBA सक्खर ने ही करना है। अच्छा सही भाई, ये बता दें कि अब थोड़ा सियासी सवाल भी कुछ कर लें जनाब। सर ये बताइए कि जो पैटर्न चेंज किया है आपने 3 से 2 घंटे का, ये तजवीज़ है या इस पर अमल दरामद करेंगे आप? नहीं, ये कमेटी की तजवीज़ थी और स्टैंडिंग कमेटी ने इसको मंजूर कर लिया है। मैं आपको उसकी वजह बताऊं। देखें, एक तो ख़्याल ये है कि बच्चे चूँकि एग्ज़ाम से थोड़ा सा दूर रहे, 1 साल एग्ज़ाम्स उनके नहीं हुए, फिर ये कोविड की वजह से भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को हम कम से कम जितना कर सके बिठाएं क्लास के अंदर। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आपको जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, 3 से 2 घंटे तो अपनी जगह है, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा वक्त लगता है लिखने में, तफसील के साथ वो लिखता है, वो हमने 40% से कम करके 20% कर दिया है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें भी थोड़ी बहुत तफसील उसको देनी पड़ती है, वो हमने 40% से कम करके 30% कर दिया है। और जो MCQs हैं जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ वो टिक करना होता है या ABC करके लिखना होता है, उसको हमने 20% से बढ़ा के 50% कर दिया है, ताकि बच्चे के लिए पेपर आसान भी हो और उसका जो वक्त है वो 3 घंटे से 2 घंटे करना हम मुमकिन भी बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से आपकी राय जो है वो दरकार है। माशाल्लाह, मुबारकबाद देंगे खान साहब को। नहीं, इस चीज़ में तो तरक्की हुई आपकी। देखें, मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक चीज़ में तरक्की हुई है। करप्शन में भी इस मुल्क में बहुत तरक्की हुई है। और ये जब से सो कॉल्ड फरिश्तों की हुकूमत आई है, जो अपने आप को पारसा कहते थे, और एक बात हम हमेशा कहते थे कि यार, ये खुद कहते थे पहले कि जी इतने 100 अरब रुपए की करप्शन रोज़ाना होती है, कि अगर ये करप्शन नहीं कर रहे तो इतने 100 अरब रुपए जो रोज़ाना बचते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और सबको नज़र आ रहा है कि चीनी में करप्शन हुई है तो कोई 400 अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकाल दिए गए। उसमें PTI के जो ATMs हैं, जो माफियाज हैं, वो शामिल हैं। अगर गंदम का बहरान पैदा हुआ है, गंदम नापेद हुई है, लोगों को मिल नहीं रही है, और मिल रही है तो महंगी मिल रही है, तो इनकी अपनी रिपोर्ट ये कहती है, जो उन्होंने तहकीकात करवाई, कि उसमें इमरान खान, बोजदार, हफीज़ शेख, असद उमर मुलविस हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पेट्रोल की कीमतें एक रात में 25 रुपये बढ़ा दी गई, बग़ैर ओगरा के, किसी सिफारिश के। पेट्रोल की किल्लत थी, 25 रुपये बढ़ गई, आधे घंटे में पेट्रोल दस्तयाब हो गया। उसके पीछे इनके लोग शामिल हैं। दवाइयों की कीमतें बढ़ी, लोगों के लिए दवाइयाँ ख़रीदना नामुमकिन हो गई, उसके पीछे इनके लोग हैं। डॉलर जो है वो महंगा हो गया। LNG का इतना बड़ा स्कैंडल है, हत्ता कि हर चीज़ अगर आप उठा के देखें कि इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और मेगा करप्शन की वजह से वो चीज़ें लोगों को दस्तयाब नहीं है, महंगी दस्तयाब है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हों और ऐलान ये करें कि जी करप्शन के पीछे जाऊंगा, करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, चोरों को नहीं छोड़ूंगा, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहा है कि जिन्होंने मुझ पे पैसे लगाया है उनको हाथ नहीं लगाऊंगा, जिन्होंने PTI पे पैसा लगाया है उनको हाथ नहीं लगाऊंगा, जिन्होंने चीनी, आटा, दवाएं, पेट्रोल महंगा किया है, डॉलर महंगा किया है, LNG का स्कैंडल किया है, उनको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो फिर जाहिर है कि आप जो मर्ज़ी कहते फिरें, लेकिन दुनिया में जो इदारे, जब हमारे ख़िलाफ़ रिपोर्टें आती थी तो ये ढोल बजाते थे, जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये रिपोर्टें आती थी तो ये ढोल बजाते थे। आज जब इनके दौर में ये रिपोर्ट आई है और पिछली हुकूमतों से बुरी आई है, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, ये देखी नहीं है, इसमें पिछला जो है वो कोई डेटा जो है शामिल कर दिया गया है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमारे इस मौक़िफ़ की तायद है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ का करप्ट तरीन हुक्मरान है। ये हमारे इस मौक़िफ़ की तायद है कि PTI
बैनुल-अक़वामी जुगादरियों की पार्टी है, इसके अंदर माफियाज हैं जिनकी प्रोटेक्शन इमरान खान कर रहा है। और कल आखिर में वो मान गया कि मैं वो तब्दीली थोड़ी कह रहा था जो आप समझ रहे थे, मैं तो वो तब्दीली कह रहा था कि जिसमें कुछ 2, 4, 5 बड़े लोगों के घर गिरा दिए जाएं, ये असल तब्दीली। और ये तब्दीली भी है कि बनी गाला को जो है वो रेगुलराइज कर दिया जाए और बाकियों के घरों को तोड़ दिया जाए। असल तब्दीली ये है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने ऑपोजिशन के इस मौक़िफ़ को, पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो महंगाई के जो बोझ पड़ा है, उसके जो असबाब हैं, जो पीटीआई की करप्शन है, उसको उन्होंने सही साबित किया है। आपने कहा कि इमरान खान करप्ट तरीन है। इसी सेम इंडेक्स में जब आपकी हुकूमत थी तो 127 नंबर पे पाकिस्तान था और अब 124 नंबर पे है, तो ज़्यादा नंबर तो आपके दौर में बुरे थे। देखें, पाकिस्तान का जो नंबर है वो किसी भी दौर में अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन चूँकि हमें ये फरिश्ते खुद इमरान खान जो जिनकी जमात है, ये बाकी सबको तो चोर डाकू कहते हैं ना, ये तो फरिश्तों की हुकूमत है। जब ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और हम करप्शन नहीं कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है, तो ये जो पाकिस्तान की ग्रेडिंग है वो बुरी क्यों होती जा रही है। तो ये इस बात को साबित करता है कि अगर ये हमें बुरा कह रहे थे तो ये हमसे ज़्यादा बुरे हैं। हम तो जब हुकूमत में आए तो हमारे ख़िलाफ़ जो परसेप्शन बनाया जा रहा था, क्योंकि ये परसेप्शन रिपोर्ट होती है, जो परसेप्शन बनाया जा रहा था उसमें इफ्तिखार चौधरी भी था, उसमें कुछ टीवी के चैनल्स भी थे, उसमें पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी इसमें लगी हुई थी जो ये करते रहे। लेकिन आज तो ना इफ्तिखार चौधरी है, ना कुछ टीवी चैनल्स की उस किस्म की इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो माहौल बना हुआ है। लेकिन उन तमाम सहूलतों के बावजूद अगर पीटीआई की हुकूमत के होते हुए दुनिया भर में पाकिस्तान का परसेप्शन ये हो रहा है कि यहाँ करप्शन बढ़ी है, तो इस बात को आप माने कि इमरान खान की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। तो सर ये बताइएगा कि 73 साल में पहली मरतबा कल अक्सर ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म होता है उसको सिर्फ उसके बात है नहीं, सिर्फ उसका सूबा नहीं है। तो हम किस मुल्क के अंदर है, ज़रा ये बता दीजिएगा। देखें, ये बड़े अफसोस की बात है और ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रवैया मौजूदा वफाकी हुकूमत ने सूबा सिंध के साथ रखा हुआ है, वो एक सौतेले जैसा सलूक करते रहे हैं और रवैया उनका अपनाया हुआ है उन्होंने। कल वज़ीर आज़म के मुंह से, उनकी ज़बान से वो अल्फाज निकले कि सिंध जो हमारा सूबा नहीं है। अब मुझे हैरत हो रही है कि अगर किसी सूबे में उनकी जमात की हुकूमत नहीं है और वो बदकिस्मती से वज़ीर आज़म है, तो कम से कम उसको ये तो कहना चाहिए कि जी उस सूबे को भी हम अपना सूबा मानते हैं, चाहे ऑपोजिशन की हुकूमत ही क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो सूबा सिंध की हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए सूबा सिंध को अपना सूबा भी नहीं मानते। तो जो कुछ सूबा सिंध के लोगों के साथ हो रहा है, जो कुछ सूबा सिंध की हुकूमत के साथ हो रहा है, वो इमरान खान जानबूझ के कर रहा है, इसलिए कि वो सूबा सिंध को अपना सूबा नहीं मानता। मैं तो ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान का सूबा नहीं मानता, लेकिन अपना सूबा नहीं मानता। तो अगर सूबा सिंध की हुकूमत का ये जुर्म है, हमारे चीफ मिनिस्टर का ये जुर्म है, हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी का ये जुर्म है कि वो सूबा सिंध के लोगों के हुकूक की बात करता है और सूबा सिंध के लोगों के हुकूक के लिए वफाक से लड़ता है, वफाक के ऊपर तनकीद करता है। सेंसस जो उन्होंने गलत काबीना से मंजूर करवा लिया, जिस पर तमाम सूबे की जमातें इत्तफाक करती हैं कि ये गलत है और हम उस पर एहतजाज करते हैं, तो वज़ीर आज़म हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर वो सूबा सिंध के लोगों को गैस नहीं दे रहा, जो सूबा सिंध के लोगों का हक है, और अगर हम उस पर आवाज़ उठाते हैं तो वज़ीर आज़म हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर NFC में जो सूबा सिंध का शेयर बनता है वो शेयर नहीं मिलता और हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वज़ीर आज़म हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर वो कराची के लिए KCR के मसले पर हमारी मदद नहीं कर रहा था, हम उस पर एहतजाज कर रहे थे, तो हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर वो ये जो आप कह रहे हैं कि जी हम K4 का मंसूबा खुद कर रहे हैं, हम तो कहते रहे कि जी K4 के अंदर अपना हिस्सा डालें,
वो नहीं डालते थे, हम एहतजाज करते थे तो वो हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर वज़ीर आज़म का सिंध को अपना सूबा मानने का पैमाना ये है कि जिस तरह वो बोजदार को कहेगा, जिस तरह वो महमूद खान को कहेगा, जिस तरह वो जाम कमाल को कहेगा और वो सर तस्लीम में खम करेंगे, अपने सूबे के लोगों के हुकूक पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो वो अपना सूबा हमें मानेगा, तो हम नहीं करने वाले। वज़ीर आज़म सूबा सिंध को अपना सूबा माने या ना माने, पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के अवाम की तर्जुमानी करते हुए वफाकी हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ हैं उस पर हम एहतजाज करते रहेंगे। वज़ीर आज़म के माने न माने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इस किस्म के रवैयों से, इस किस्म के बयानात से, इस किस्म की बातों से सूबा सिंध के लोगों की दिल आज़ारी हुई है और वो वज़ीर आज़म के इस सोच की मज़म्मत करते हैं। बड़ा मसला चर्चा गुज़िश्ता इम्तहानात में भी रहा कि नकल माफिया को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, ओपन एयर में होंगे, CCTV लगाए जाएंगे। अब तो कोरोना ने ये वजवात भी पैदा कर दिया है कि हम ओपन एयर में हम कर सकते हैं इम्तहानी इस तरीक़ेकार को। हम खासतौर पर नकल को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखें, आज जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि अगली जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्तहानात में जो चीटिंग होती है, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने हैं। तो तमाम स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस हवाले से अपनी तजावीज़ मुरतब करें और अगली मीटिंग में वो लेकर आएँ ताकि हम उसके ऊपर जो काबिल अमल हो उस पर शिबली फराज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान ज़्यादा लगने नहीं दिया जितना पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दिया है। और आसफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम ला के सिंध में अपनी सल्तनत कायम की है और इसलिए पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद होगी। इसके साथ ये भी ले लें कि जो कैरेट कराची प्रोजेक्ट है उसके अंदर सिंध हुकूमत जो है सबसे बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से उन पर अमल दरामद करने में हम नाकाम। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि PTI की जो काबीना है, जो इनके लीडर्स हैं, आइन और कानून इनको छूकर भी नहीं गुजरा करते और अल्लाह के फजल से जो इनकी ज़हनी सलाहियतें हैं उससे मुझे आगे भी नहीं लगता कि इनकी कोई समझ में आने वाली चीज़ें हैं। 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी। 18वीं तरमीम उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के इत्तफाक़ राय से हुई थी। उस वक्त की पार्लियामेंट में इनके इत्तेहादी जो आज इनके साथ बैठे हुए हैं वो भी मौजूद थे। 18वीं तरमीम में अगर सूबों को खुद मुख्तियारी मिली है, सूबों को उनका वो हक़ मिला है जिसका 1973 के आइन में वादा किया गया था, तो वो सिर्फ सूबा सिंध को नहीं मिला, वो पंजाब को मिला है जहाँ बोजदार चीफ मिनिस्टर है, वो KPK को मिला है जहाँ महमूद खान चीफ मिनिस्टर है, वो बलोचिस्तान को सबसे ज़्यादा मिला है जहाँ जाम कमाल चीफ मिनिस्टर है। तो अगर इनको ये गलत फहमी है कि 18वीं तरमीम में सिर्फ सिंध को कुछ हुकूक मिले हैं तो ये अपने बात को दुरुस्त कर लें। जो बात दूसरी उन्होंने कही कि पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान पहुँचाया है सिंध को, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितना नुकसान शिबली फराज ने अपने बाप के नाम को पहुँचाया है शायद ही तारीख़ में किसी बेटे ने अपने बाप के नाम को पहुँचाया। बहुत शुक्रिया जी। स्कूल आता है 8 बजे, उसके वालिदैन को फोन करके कहा जाता है कि आया बच्चे को ले जाए, लेकिन जब वालिदैन वहाँ पहुँचे तो उसकी लाश बच्चे के हवाले कर दी जाती है। तो ये आपकी नॉलेज में है कि क्या उस बात को सामने? देखिए, मैंने ये जिस तरह आपने बात की इसी तरह मेरी नॉलेज में है, लेकिन ये इस पर अभी मैं कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि इसकी जब तक कोई तफसीली रिपोर्ट मेरे पास ना आ जाए, इसकी कोई तहकीकात ना करा लें। अगर इसमें ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर आएगी, किसी की कोई कोताही होगी, किसी ने कोई जुर्म किया होगा, तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे।